हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन में, एक ब्यूरोक्रेट के किताब के विमोचन में एक बयान दिया। तो क्या उनका बयान है कि क्या जो हम ये पूछ रहे हैं कि जो हिंदी अंग्रेजी को लेकर दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। अभी तो जो आदमी छत्तीसगढ़िया बोलता है वो थोड़ा अपने को शर्मिंदगी महसूस करता है। अंग्रेजी लोगों के बीच में जो हिंदी बोलता है वो शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको लगता है कि वो कमतर है। इसी तरह जो रीजनल भाषा बोलते हैं उनको भी लोग बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है वो एलिट क्लास कहलाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी का बाजार इतना बड़ा है कि गांव खेड़े देहात में भी अंग्रेजी की कक्षाएं चल रही हैं। लोग रेपिडेक्स इंग्लिश से अंग्रेजी सीख रहे हैं और लोगों को लगता है कि अंग्रेजी जो है वो उनके जीवन को बदल देगी। अंग्रेजी जो बोलेंगे वो तो लोग उनकी कद्र करेंगे। दरअसल यहाँ पर यह सच्चाई कोई नहीं कहता कि केवल भाषा केवल माध्यम होती है। रोजगार जो है हुनर से मिलता है। भाषा बोलने से अगर सब के सब अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो क्या सबको काम मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पर चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 जून 2025 को एक कार्यक्रम में भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। यहाँ एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जहाँ भारतीय भाषाएं प्राथमिकता में होंगी। यह बयान तमिलनाडु में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जहाँ डीएमके सरकार ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भाषाओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उनमें एक सह अस्तित्व होता है। किसी भी भाषा का प्रयोग गर्व या शर्म का विषय हो सकता है यदि समाज की सत्ता संरचना के संदर्भ में उसे देखा जाए। उपनिवेशिक मूल्यों के दबाव की वजह से हिंदी पर अंग्रेजी को हमारे यहाँ वरीयता मिली हुई है। दुर्भाग्य से हिंदी समाज स्वयं अपनी भाषा को लेकर गर्व महसूस नहीं करता। अपनी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक संपदा को वो सहज कर नहीं रख पा रहा है। स्वयं भारतवर्ष में उसकी सर्व स्वीकृति निर्विवाद रूप से नहीं है। दक्षिण के राज्य उन पर हिंदी थोपने की शिकायत करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा मानने से भी इनकार करते हैं। इस स्थिति में हिंदी को पूर्णतः अपनाना और अंग्रेजी को अपदस्थ करना कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरे, अंग्रेजी वैश्विक स्तर पर ज्ञान, विज्ञान, बौद्धिक आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार की भाषा बन चुकी है। इसका प्रयोग अनिवार्य है। भारतीय भाषाएं चाहे कितनी ही समृद्ध क्यों ना हो, कभी वैश्विक संपर्क की भाषा नहीं हो सकती। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन में ये बात कही, तो इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से हैं और उनका इरादा किसी भाषा को दबाने का नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का है। यह बयान भाषा विवाद के रूप में सामने आया, जिसमें हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं की
सखी या सहायक के रूप में प्रस्तुत किया है, ना कि प्रतिस्पर्धा के रूप में, पर चूंकि मीडिया में इस तरह से बातें आ रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं स्वयं एक गैर हिंदी भाषी गुजरात का हूं, जिससे कि यह संकेत मिलता है कि उनका जोर एक रूपता पे नहीं बल्कि भाषाई विविधता के सम्मान पे है। हालांकि इस बयानों को कुछ लोगों ने अंग्रेजी के खिलाफ एक भावनात्मक अपील के रूप में देखा, जबकि अन्य इसे राष्ट्रीय एकता के को बढ़ावा देने की कोशिश मानते हैं। भारत में अंग्रेजी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, खास करके शिक्षा, नौकरी और वैश्विक संवाद में। यह स्थिति शहरी क्षेत्रों में और अधिक स्पष्ट है, जहां अंग्रेजी का सामाजिक और आर्थिक प्रगति का माध्यम उसको माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं और बोलियों का उपयोग अभी भी प्रचलन में है। कुछ आलोचकों का मानना है कि अंग्रेजी का बढ़ता प्रभुत्व स्थानीय भाषाओं को कमजोर कर रहा है, जबकि समर्थक इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक बताते हैं। इस पर कोई एक मत राय नहीं है और यह मुद्दा जो है सामाजिक आर्थिक संदर्भों से की गहराई से जुड़ा है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट में इस बयान को राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया है, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा बताते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक तीसरी भाषा, ज्यादातर हिंदी या अंग्रेजी शामिल है। तमिलनाडु में इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की राजनीति और सामाजिक सोच लंबे समय से हिंदी थोपने के खिलाफ रही है। राज्य के नेता जैसे मुख्यमंत्री एस.के. स्टालिन इसे तमिल भाषा और संस्कृति पे हमला बताते हैं और उनका दावा किया है कि यह फार्मूला क्षेत्रीय भाषाओं और पहचान को कमजोर करेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नीति भाषाई विविधता को बढ़ावा देती है और सभी भारतीय भाषाओं का समान महत्व वो देती है। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है और हाल के बयानों से इसे और उजागर इसने किया है। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार पे तमिल को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि त्रिभाषा फार्मूला तमिलनाडु पे अनुचित दबाव डाल रहा है। केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि NEP लचीला है और राज्यों को अपनी पसंद की भाषाएं चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन तमिलनाडु इसे लागू करने से इनकार कर रहा है। यह विवाद अभी भी अनसुलझा है और हाल के दिनों में इस पर सियासी तकरार भी बढ़ी है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास 1960 के दशक से जुड़ा है, जब राज्य में हिंदी थोपने के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत जो है ये त्रिभाषा फार्मूला को लेकर फिर से विरोध देखा जा रहा है। 23 फरवरी 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन को पत्र लिखकर इस नीति को लागू करने की अपील की थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इस विरोध को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताई गई, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह उनकी भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए जरूरी है। हाल के दिनों में तमिलनाडु की मांग है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल में शुरू की जाए, जो इस मुद्दे को की गंभीरता को दर्शाता है। हम इसके साथ जब भाषाओं की बात कर रहे हैं तो बोलियां भी हमारी विलुप्त हो रही हैं। तो भाषा, हमारे देश की बहुत सारी बोलियां और बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो विलुप्त हो रही है। एक अनुमान है कि पिछले दशकों में सैकड़ों बोलियां, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो है वक्ताओं की कमी के कारण बहुत सारी बोलियां विलुप्त हुई हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती 2023 में के अनुसार जो है अगर भाषाओं को संरक्षण प्रदान नहीं किए गए तो 2050 तक भारत की 10% से अधिक बोलियां खत्म हो जाएंगी। यह न केवल भाषाई विविधता की हानि है, बल्कि इससे जुड़ी लोक कथाएं, लोक परंपराएं, ज्ञान भी खो रहा है। देश में जिस तेजी से अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है, उसकी जीती जागती मिसाल गांव कस्बे में आई इंग्लिश स्कूलों की बाढ़ है। सरकारों को भी अब हिंदी माध्यम के स्कूलों के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने पड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पे हिंदी मीडियम स्कूलों को तब्दील भी किया गया है। अंग्रेजी का भारत में बढ़ता चलन शहरीकरण और वैश्वीकरण का परिणाम है। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे ग्रामीण और क्षेत्रीय भाषाएं पीछे छूट रही हैं। हाल के सर्वेक्षण के अनुसार 60% शहरी युवा अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में अपनाना चाहते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 20% से कम है।
यह अंतर भाषाई असमानता में बढ़ रहा है। अमित शाह के बयान को इस संदर्भ में कुछ लोग अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके व्यवहारिक परिणाम अभी अनिश्चित हैं। यह मुद्दा केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमित शाह के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है, लेकिन इसके समाधान के लिए राज्य और केंद्र के बीच संवाद की आवश्यकता है। तमिलनाडु का विरोध और बोलियों का विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि भाषाई नीति को लागू करने से पहले स्थानीय संवेदनाओं को समझना होगा। अमित शाह के बयान और त्रिभाषा फार्मूले को लेकर बहस एक जटिल मुद्दे का हिस्सा है जो भाषा पहचान और शिक्षा से जुड़ा है। अंग्रेजी का बढ़ता चलन और बोलियों का विलुप्त होना इस संदर्भ में गहरे सवाल उठाता है। यहाँ स्पष्ट है कि कोई भी नीति लागू करने से पहले क्षेत्रीय संवेदना और भाषाई विविधता का ध्यान रखना होगा। वर्तमान में यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना है और इसके समाधान के लिए संवाद और संतुलन की आवश्यकता है। तो ये एक प्रकार से हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे देश में, चूंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, जगह जगह पर जैसे पानी बदलता है, बोली बदलती, भाषा बदलती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम विविधताओं को हमको समझना पड़ेगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहाँ हिंदी बोली जाती थी या छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में कुछ रीजनल, मालवा में मालवी बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में जबलपुर और उधर साइड बुंदेलखंडी बोली जाती है। पर अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात करें, आंध्रा की बात करें, हम झारखंड की बात करें, हम बहुत सारे राज्य जो हमसे लगे, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो हम उनके ना तो बोली भाषा को ठीक से समझते हैं, ना उनके कला साहित्य संस्कृति को समझते हैं। हमारा पड़ोसी क्या बोलता है हम उसके कई बार मजाक उड़ाते हैं भाषा के स्तर पे, और हमको लगता है कि अरे क्या बात कर रहा है। हमारे बीच में जो लोग रहते हैं, कभी हमने उनकी भाषा सीखने की कोशिश नहीं की। अंग्रेजी के प्रति हमारा लगाव इसलिए लगा कि जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों को प्रभावित करने के लिए या बहुत सारी नई तरह की शिक्षा को भी सीखने के लिए, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो स्त्रियों की शिक्षा है, तो उनके लिए कोई टीचर नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो अभी एक फिल्म आई थी फूले, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरह से दो टीचर सबसे पहले जो हैं वो फूले दंपत्ति और एक और मुस्लिम महिला जो हैं वो जाके पहले टीचर की ट्रेनिंग लेती हैं और फिर बच्चियों को पढ़ाती हैं, क्योंकि लोग पुरुषों से पढ़ाना नहीं चाहते। तो अंग्रेजी ने बहुत सारी चीजें देश में ठीक ठाक की है, पर अंग्रेजी ने अपना प्रभाव भी बढ़ाया। इसीलिए बातचीत में लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। तो औलाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में यदि अमित शाह कहते हैं कि कल को इससे शर्मिंदगी होगी, तो आज तो लोगों की छाती चौड़ी है और इस पे लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया और जिस तरह की अंग्रेजी बोली, उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे कि उनको लगता है कि इस प्रधानमंत्री को अंग्रेजी ठीक से बोलना नहीं आती। ऐसे समय में क्या अंग्रेजी शर्मिंदगी की भाषा होगी और हिंदी को लोग गर्व से बोलेंगे? यदि ऐसा करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में जो कमजोर होते हैं उनके दिवस मनाए जाते हैं। अंग्रेजी का कोई दिवस नहीं मनाया जाता, पर हिंदी का दिवस मनाया जाता है, टीचर का दिवस मनाया जाता है, थानेदार का दिवस नहीं मनाया जाता। तो जो समाज में कमजोर है उनका दिवस मनते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि आज हिंदी क्या वाकई ताकतवर है और क्या वो अंग्रेजी को अपदस्थ कर देगी और लोग अंग्रेजी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखता। नमस्कार।